मैंने अपने कज़न के घर एक रात बिताई थी। तब मैं लगभग 7 साल का था। 2000 के दशक की शुरुआत में मेरा बचपन बस प्ले स्टेशन 2 और डीवीडी के इर्द गिर्द घूमता था, क्योंकि उस टाइम के फ़ोन्स आज जैसे नहीं थे। रात के लगभग 1 बजे थे और मैं ऊपर अपने कज़न के कमरे में सो रहा था। मुझे याद है कि एक बार मैं टॉयलेट जाने के लिए उठा, जो हॉल के उस पार था। मैं बाहर गया और जाहिर है कि सारी लाइटें बंद थी और सब सो रहे थे। मैंने चुप रहने की कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई जाग जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरे चाचा जाग जाएं और ज़ोर से बोलने के लिए मुझे डांट पड़े। मैं बाथरूम गया और अपना काम किया। जब मैं अपने हाथ धो रहा था तो मुझे दरवाजे के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी, जैसे मानो कि कोई चल रहा हो। मैंने लाइटें बंद की, दरवाज़ा खोला और बाईं ओर मुड़ते ही हॉल के दूसरे छोर पर मैंने लाल कपड़ों में एक औरत को देखा। उसका मुंह और चेहरा खून से सना हुआ था और वो मुझे ही घूर रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैं कुछ पलों के लिए वहीं हक्का बक्का खड़ा रह गया। अंधेरे में भी मैं सही से तो नहीं, पर ये देख पा रहा था कि शायद उसका एक पैर उल्टा और एक पैर दाईं ओर मुड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, मानो कागज जैसा, लेकिन मैं उसकी आंखें और चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख पा रहा था। वो अजीब तरीके से रुक रुक कर हंस रही थी। उसके चेहरे से खून टपक रहा था, मानो उसने अभी अभी कोई खून से भरी गीली चीज़ खा ली हो। तभी अचानक वो मेरी तरफ लंगड़ाते हुए दौड़ी और मुझे बस इतना याद है कि मैं जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने अपने कज़न को थप्पड़ मारकर जगाया और उसे उठाने की कोशिश की, ताकि उसे बता सकूं कि मैंने क्या देखा था। उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ और वो वापस से सो गया। मैं बहुत डरा हुआ था। ये किसी सदमे से कम नहीं था। मेरे दिमाग में लगातार मुझे बस यही ख्याल आ रहा था कि वो औरत अभी भी हॉल में ही है। घंटों बीत गए और फिर सुबह हो गई। मैं बाहर निकला और वहाँ कुछ भी नहीं था। न खून, न कोई निशान, न लाल कपड़े, कुछ भी नहीं। मैं अब 20 साल का हूँ और मुझे अभी भी कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या था। मैंने अपने कज़न के फैमिली के थ्रू उस घर में कुछ चीज़ें देखे जाने की कहानियाँ सुनी थी, लेकिन मेरे साथ हुई चीज़ों का मुझे आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। मेरी माँ की मौत के बाद मैं कुछ समय के लिए अपने दोस्त और उसकी माँ के साथ उनके घर पर रहने चला गया। शुरुआत में मैं वहाँ नहीं रहना चाहता था, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि मैं उस दौरान अकेला रहूं। वहाँ अपनी पहली रात लगभग सुबह के 2:30 बजे मैं अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से जाग गया। मेरे रूम में एक आदमी आया। उसकी शर्ट्स की स्लीव्स ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी और उसने बटन वाली वाइट शर्ट और डार्क ब्लू कलर की जीन्स और ब्लैक शूज़ पहने थे और उसके हाथ में हार्डवेयर टूल्स का एक बैग था। उसने लाइट जलाई, मेरी तरफ देखा और फिर दूसरे दरवाजे से होकर स्टोर रूम में चला गया। मैं इतना ज़्यादा सुस्त था कि मैं कुछ कह नहीं पाया और जल्दी फिर से सो गया। बाद में जब मैं उठा तो कमरे में बिल्कुल वैसा ही अंधेरा था जैसा पिछली रात को सोने के समय था। उलझन में मुझे लगा कि मैंने ये सब बस इमेजिन कर लिया होगा। मैं कॉफ़ी पीने नीचे गया और यूं ही अपनी दोस्त की माँ से उस आदमी के बारे में बात की। उन्होंने मुझे अजीब नज़रों से देखा और फिर बताया कि पूरी रात घर में सिर्फ हम दोनों ही थे। उस समय मैं बहुत उलझन में था। मैंने डिटेल में उन्हें बताया कि वो आदमी कैसा दिखता था, उसकी हाइट, वेट, कपड़े, सब कुछ। ये सुनकर उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बिना कुछ कहे वो कमरे में भागी
और एक तस्वीर लेकर वापस आई। जब उन्होंने मुझे वो तस्वीर दिखाई तो मेरी धड़कन लगभग रुक सी गई। ये वही आदमी था जिसे मैंने आज सुबह अपने रूम में देखा था। उसने फोटो में भी सेम वही कपड़े पहने हुए थे। मेरे दोस्त की माँ ने मुझे बताया कि वो फोटो वाले आदमी उनके दादाजी थे जो 30 साल पहले ही मर चुके थे। वो उस जमीन के प्रीवियस ओनर थे। उन्होंने अपने फार्म को बचाने के लिए अपनी खुद की जान ले ली थी। दरअसल हुआ ये था कि आधुनिक मशीनों के बजाय घोड़ों में अपना सारा पैसा लगाने के बाद उनका सारा पैसा डूब गया, जिससे उनके सारे फार्म्स जब्त होने के कगार पर पहुंच गए। डिस्परेशन में उन्होंने एक प्लान बनाया। एक भारी बारिश वाली रात में वो एक बिजली की छड़ लेकर तालाब के बीच में गए, जहां नेचर ने अपना काम कर दिया। बिजली डायरेक्ट छड़ पर गिरी, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। लेकिन इसकी वजह से उनके लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से बैंक का कर्ज उतर गया और परिवार का डेयरी फार्म बच गया। लेकिन मेरे दोस्त की माँ और मुझे बस ये नहीं समझ आ रहा था कि इतने सालों बाद वो सिर्फ मुझे ही क्यों दिखे। दो 2017 में हम वेस्ट प्लेन्स मिसूरी में एक छोटे से किराए के मकान में रहने चले गए। ये ज़्यादा कुछ खास नहीं था। वहाँ बस 3 बेडरूम और एक हॉलवे था। महीनों तक हमें सब कुछ ठीक ठाक लगा। ये बस एक नॉर्मल घर जैसा था। लेकिन वो शांति ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। वो एक नॉर्मल सुबह थी। मैं उठा, कपड़े पहने, अपनी वाइफ और दोनों बच्चों को गुड बाय कहा और हमेशा की तरह काम पर निकल पड़ा। मेरा 5 साल का बेटा अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ घर पर था। जब मैं वहाँ से निकला तो सब कुछ ठीक था। जब मैं उस शाम घर आया तो मैं यही उम्मीद कर रहा था कि फिर वही होगा। बच्चों के खेलने की हमेशा की तरह शोरगुल या खाना बनाने की खुशबू। लेकिन इसके बजाय घर एकदम शांत था। ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। मैंने ये सोचा कि शायद वो किसी काम से बाहर गए होंगे, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बस श्योर होने के लिए मैंने घर का एक चक्कर लगाया, उनके नाम पुकारे और हर कमरे की जांच की और मैंने देखा कि घर का हर दरवाज़ा खुला था। घर की सभी लाइटें बंद थी। मैं वापस लिविंग रूम में गया और बेडरूम की ओर जाने वाले छोटे से हॉलवे के सामने रिक्लाइनर वाले सोफे पर बैठ गया। मैं अभी भी अपने ऑफिस वाले कपड़ों में था। मैंने एक जॉइंट बनाया और उसे लाइटर से जलाया, लेकिन इससे पहले कि मैं एक भी कश ले पाता, मैंने उसे देखा। मेरा बेटा या कोई और, या कुछ ऐसा जो अजीब तरह से उसके जैसा दिखता था। वो दौड़कर हॉलवे की तरफ गया और ठीक वहीं रुक गया जहाँ लिविंग रूम की रोशनी अंधेरे से मिल रही थी। वो बस मुझे घूरता रहा। मैं इतनी ज़ोर से उछला कि लगभग पीछे की ओर गिर पड़ा। जब मैं वापस हॉलवे की ओर मुड़ा तो वो जा चुका था। मैं डर के मारे घर से बाहर भाग गया। अब मेरी बात को समझिए। मेरा बेटा 5 साल का था। 5 साल के बच्चे तो शांत बैठ भी नहीं सकते, शरारत के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वो मेरा बेटा होता तो वो पर्दे के पीछे हंस रहा होता या अलमारी से बाहर निकलकर मुझे डराने की कोशिश करता। और अगर वो कोशिश भी करता तो उसकी बहन हंसकर सब बिगाड़ देती। मुझे पता था कि बैठने से पहले मैंने हर कमरा देख लिया था, पर फिर भी मैं कांपता हुआ फिर से घर में घुसा। मैंने घर के कोने कोने को छान लिया, लेकिन मैं बिल्कुल अकेला था। तभी मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ भी मैंने देखा था वो मेरा बेटा नहीं था। मैं घर के बाहर ही इधर उधर टहलते हुए उनका इंतज़ार करने लगा। लगभग 20 मिनट बाद मेरी वाइफ और मेरे बच्चे अपने हाथों में शॉपिंग के बैग लिए फुटपाथ से घर की तरफ आ रहे थे। मैंने अपनी वाइफ को सारी बातें बताई और उसका कहना था कि ये सब बस स्ट्रेस की वजह से हुआ होगा। मैंने फिर कभी दोबारा घर में ऐसी कोई अजीब चीज़ ना ही देखी और ना ही एक्सपीरियंस की। पर वो था क्या? क्या मेरे घर में सचमुच कोई बुरी आत्मा थी या वो बस मेरे दिमाग का एक वहम था?
मैं कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ था। हमारे शहर में हर कोई उसके बारे में जानता था। वो लड़की जो 70 के दशक में अपने घर से भाग गई थी। वो सिर्फ 16 साल की थी जब एक गर्मी की रात वो अपनी पसंदीदा हरी ड्रेस पहनकर अपनी साइकिल पर निकल पड़ी। कोई ठीक ठाक नहीं जानता था कि क्या हुआ, बस इतना ही कि वो शहर से बाहर कभी निकल ही नहीं पाई। पुलिस को उसकी लाश रेल की पटरियों के पास पुराने चौराहे के पास मिली। सालों तक लोग दावा करते रहे कि उन्होंने उसे देखा था। साइकिल पर एक लड़की की एक झलक, उसकी हरी ड्रेस हवा में लहराती हुई, लेकिन उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ। वो उसी चौराहे के पास हमेशा रात को ही दिखाई देती। कुछ लोग कहते हैं कि वो घर का रास्ता ढूंढ रही थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि शायद उसे पता ही नहीं था कि उसकी मौत हो चुकी है। मैंने कभी इन कहानियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन तब तक ही जब तक कि उस रात मैंने उसे खुद नहीं देखा था। काफ़ी देर हो चुकी थी, शायद लगभग 1:30 बजे के आसपास, और मैं अपने घर जा रहा था। सड़कें खाली थी और शहर में सन्नाटा था। मैं उसी चौराहे पर रेड लाइट पर खड़ा था। तभी मैंने अपनी आँख के कोनों से एक हलचल देखी। मैंने अपना सिर घुमाया और वहीं पर वो थी, अपनी पुरानी बाइक पर बैठी हुई। उसकी हरी ड्रेस हवा में लहरा रही थी और वो सीधे मेरी ओर देख रही थी। एक पल के लिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मेरा दिमाग किसी वजह से उलझ रहा था। शायद कोई नाइट बाइकर, लाइट का कोई धोखा, कुछ भी। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पहले से ही पता था कि ये वही है। उसने मुझसे पूछा, एक्सक्यूज मी सर, क्या आप मुझे मेरे घर का रास्ता बता सकते हैं? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था कि तभी सिग्नल ग्रीन हो गई और मैंने स्पीड में वहां से अपनी कार को भगाया। जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरे कानों में मुझे एक साइकिल की घंटी सुनाई दे रही थी। मैंने स्टीयरिंग व्हील को ऐसे पकड़ रखा था जैसे कि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मैं गाड़ी में से गिर जाऊंगा। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैंने उसे देखा था। आप इसे डर कहे या कुछ और, लेकिन मैं जानता हूं कि वो अभी भी वहीं है। मेरे पिता एक कॉन्ट्रैक्टर थे, जिसका मतलब था कि हम देश भर में अलग अलग जगह शिफ्ट होते रहते, जहां भी उनका काम उन्हें ले जाता। एक खास कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमें एक खूबसूरत लेकिन अजीब से पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट होना पड़ा, जो एक बड़े से आइसोलेटेड लैंड में बना था। वो घर बहुत बड़ा था, 2 फ्लोर्स, लकड़ी के फर्श और यहाँ तक कि एक पुराने कपड़े धोने का कमरा भी था, जो साउथ अफ्रीका में बहुत रेयर है। उस समय मेरी पढ़ाई घर पर ही होती थी, इसलिए मैं अपना ज़्यादातर दिन उस प्रॉपर्टी के आसपास बेमतलब घूमते हुए बिताता था। मैं और मेरी माँ शायद ही कभी बाहर जाते थे। वो घर हमारी दुनिया बन गया था। उस प्रॉपर्टी के मालिक, जो एक बुजुर्ग कपल थे, उन्होंने मेन घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी बनवाई थी, जहाँ वो अब रहते थे। ये घर उस आदमी के पिता ने बनवाया था और वो अपना पूरा जीवन वहीं रहे। अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण उसी घर में किया। मुझे ये बहुत अजीब लगा कि इतना बड़ा घर होते हुए भी वो इसे रेंट पर लगाकर खुद झोपड़ी में रहते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद उनकी उम्र को देखते हुए इतनी बड़ी जगह को मेंटेन करना शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा काम होगा। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन लगभग 1 महीने तक हमारे यहाँ रहने के बाद छोटी छोटी बातें भी अजीब लगने लगी। मेरी माँ हमेशा मेरे पिताजी के घर आने से 1 घंटा पहले ही खाना बनाना शुरू कर देती थी, ताकि उनका खाना तैयार हो जाए और वो नहा भी चुके हों। एक शाम जब हम लाउंज में थे, उसी समय हमें रसोई में से खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। जब मेरी माँ देखने गई तो हर बर्तन अलमारी से निकालकर काउंटर पर उल्टा रखा था। कुछ दिन बाद हम लाउंज में टीवी देख रहे थे कि तभी
हमें ऊपर से कदमों की आहट सुनाई दी। कदम सीढ़ियों की ओर बढ़े और फिर रुक गए। हमने घर में जांच की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कदमों की आहट और रसोई में कटलरी के खड़खड़ाने की आवाज़ें और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरी माँ घबरा गई थी, लेकिन मेरे पिताजी ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बस हवा की वजह से होता है, या शायद कोई चिड़िया खिड़की से अंदर आ जाती होगी। फिर वो दिन आया जो आज भी मुझे डराता है। मेरी माँ मुझे घर पर अकेला छोड़कर बाजार से कुछ सामान खरीदने गई थी। मैं टीवी के सामने बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। तभी मुझे फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। बस इस बार फर्क ये था कि वो सीढ़ियों के ऊपर नहीं रुके। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे कदमों से नीचे की तरफ आ रहा हो। डर के मारे मेरा खून बर्फ की तरह जम गया। ये हवा नहीं थी, ये कोई बाहरी चीज थी, कोई जिंदा चीज। मैंने ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं किया और घर से बाहर भागा और 3 किलोमीटर दूर फार्म के गेट की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर पूरे समय मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने हाथों में तलवार लिए मेरे पीछे घोड़े पर सवार होता हुआ आ रहा हो। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं गेट तक नहीं पहुंच गया। घंटों बीत गए। फिर मैंने अपनी माँ और पापा को ये सब बताया, पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पर। उन्हें लगा मैं मजाक कर रहा था। उस दिन के बाद वो एक्टिविटीज़ दोबारा कभी उतनी इंटेंस नहीं हुई, लेकिन उन कदमों की आहट जारी रही। हम उस घर में लगभग 1 साल से ज़्यादा रहे, लेकिन वहाँ से निकलने से लगभग 1 महीने पहले हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। मेरी माँ और मैंने उन बुजुर्ग कपल से मिलने का फ़ैसला किया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें वहाँ रहते हुए कभी कोई अजीब एक्सपीरियंस हुआ है। जब हमने इस बारे में बात की तो उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा काला पड़ गया। वो एक पल के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने हमें एक ऐसी कहानी सुनाई जिससे हमारी रूह तक कांप गई। उस बुजुर्ग आदमी के पिता एक लेनदार थे। एक बार उन्होंने एक घुड़सवार को, जो पहले एक सोल्जर था, उसे कुछ पैसे दिए थे कर्ज के रूप में, पर वो सोल्जर टाइम से वो पैसे लौटा नहीं पा रहा था। इसलिए उस बुजुर्ग आदमी के पिता ने उस घुड़सवार को एक ऑफर दिया कि वो अपनी पत्नी को अगर एक रात के लिए उनके पास भेज दे तो वो उसका कर्जा माफ़ कर देंगे। ये सुनकर उस सोल्जर को बहुत गुस्सा आया और उसने उस आदमी के पिता को मारने की कोशिश की, पर उनके पिता के बॉडीगार्ड्स ने उस सोल्जर को मारकर वहीं उस घर के ऊपर वाले कमरे की दीवार में चुनवा दिया। अपने पति की मौत से सदमा खाकर वहीं उस घर में उस औरत ने भी अपनी जान दे दी। इसी इंसिडेंट के बाद उनके पिता ने वहाँ बाहर झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगे, क्योंकि उन्हें उस घर में सेफ फील नहीं होता था। इतना सब कुछ सुनने के और खुद से एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे ये तो यकीन हो गया था कि भूत सचमुच में होते हैं। बीस साल से भी ज़्यादा समय पहले मेरी माँ ने उस इंसान को खो दिया था जो उनके जीवन में पिता के नाम पर उनके सबसे करीबी थे, उनके सौतेले पिता। जब वो 9 साल की थी तब उनके बायोलॉजिकल फादर परिवार को छोड़कर चले गए थे और अपने पीछे एक ऐसा जख्म छोड़ गए जो कभी पूरी तरह से भर नहीं पाया। लेकिन उनके सौतेले पिता ने आगे बढ़कर उन्हें ज़रूरी देखभाल, कंफर्ट और प्यार दिया। उनका जाना उनके लिए बहुत दुखदाई था। अंतिम संस्कार के बाद पूरा परिवार घर पर इकट्ठा होकर शोक मना रहा था और उस जगह को भरने की कोशिश कर रहा था जो उनके जाने के बाद खाली हो गई थी। घर धीमी आवाज़ों से गूंज रहा था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। मेरी माँ ने फ़ोन उठाया। उन्हें उम्मीद थी कि ये कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन उन्होंने जो सुना उससे उनके अंदर एक सिहरन सी दौड़ गई। उन्हें एक आदमी की आवाज़ आई। वो धीरे से उनका नाम पुकार रहा था, मानो उसे यकीन ना हो कि उसने सही नंबर डायल किया है। उन्होंने तुरंत उस आवाज़ को पहचान लिया। ये वही थे। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके अंदर
भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सदमा, अविश्वास और डर। घबराहट में मेरी माँ ने रिसीवर पटक दिया, पर उन्हें तुरंत पछतावा भी हुआ। वो सोचती रही कि वो कौन था और क्या सचमुच ये उनके सौतेले पिता थे। क्या उन्होंने किसी तरह उन्हें आखिरी बार पुकारा था? मेरी माँ ने जल्दी से *69 डायल किया, जो कि एक पुरानी रिवर्स कॉल की फीचर थी। आप इससे आखिरी इनकमिंग नंबर पता कर सकते थे, लेकिन वहाँ कोई नंबर नहीं था। फ़ोन कंपनी के रिकॉर्ड में सिर्फ एक पुरानी कॉल दिखाई दे रही थी, जो कुछ घंटे पहले आई थी। फ़ोन कंपनी के हिसाब से उस समय कोई कॉल नहीं आया था। किसी ने कभी दोबारा फ़ोन नहीं किया। आज भी दशकों बाद मेरी माँ को अब भी लगता है कि वो उनके पिता ही थे। उन्हें बस इस बात का अफसोस है कि उन्होंने उनकी बात सुने बिना ही कॉल को काट दिया था। वो अब भी सोचती हैं कि अगर उन्होंने फ़ोन नहीं काटा होता तो क्या होता। सच कहूँ तो मेरी माँ ना तो रिलीजियस है और ना ही स्पिरिचुअल। वो भूत प्रेत या परलोक में विश्वास नहीं करती, लेकिन वो पल उन्हें आज भी परेशान करता है। अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीजिए, क्योंकि रात बहुत लंबी है।